नमस्कार मित्रों, मैं राजेश सिंह रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम आप लोगों को हिंदी के बारे में पढ़ाएंगे जो टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी और आरओ एआरओ से संबंधित हिंदी है, जिसमें हिंदी की शुरुआत हम व्याकरण से करते हैं। तो व्याकरण जो शब्द है, व्याकरण शब्द का पहली बात कि व्याकरण शब्द का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है। हम यह जानेंगे कि व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद क्या होता है। व्याकरण और व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद। व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद। व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होता है विधन आधन करण। व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होता है विधन आधन करण। यह तीन शब्दों से मिलकर के बना है विधन आधन करण। और इसमें व्याकरण में जो संधि होती है यण संधि होती है। व्याकरण में संधि यण संधि होती है। विधन आधन करण के योग से बना है। इसमें का ई और इसमें का आ मिल करके ई धन आ मिल करके या हो जाता है। इस प्रकार से हो जाता है। संधि में ब धन ई धन आ मिल करके यहाँ या हो जाएगा, अधन करण हो जाएगा। बराबर इसको कहते हैं व्याकरण। व्याकरण तो व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद होता है विधन आधन करण। विधन आधन करण मिल करके बन जाता है व्याकरण। और इसके बाद व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो थोड़ा सा हम जानेंगे कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ जो होता है किसी बात को भली भांति समझना होता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी बात को भली भांति समझना। किसी बात को भली भांति समझना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी बात को भली भांति समझना। अच्छा मित्रों, यह व्याकरण क्या होती है? व्याकरण एक पुस्तक होती है। व्याकरण एक पुस्तक होती है। व्याकरण एक विधा होती है। व्याकरण एक रचना होती है। और क्या है? व्याकरण एक ग्रंथ है और व्याकरण एक संस्करण है। जैसे कहते हैं कि संविधान क्या है, तो हम कहते हैं कि संविधान एक पुस्तक है, संविधान एक कृति है, संविधान एक रचना है, संविधान एक ग्रंथ है। उसी तरह से व्याकरण क्या है? यह व्याकरण एक पुस्तक है, एक विधा है, एक कृति है, एक ग्रंथ है। व्याकरण एक पुस्तक है या व्याकरण एक विधा है या व्याकरण एक ग्रंथ है या व्याकरण एक क्या है? संस्करण है। व्याकरण एक संस्करण है। तो देखेंगे कि व्याकरण मित्र, व्याकरण हमें तीन बातें बताता है या तीन बातें सिखाता है। कौन कौन सी बातें सिखाता है? व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करता है। पहली बात कि व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करता है। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करता है। तथा दूसरी बात कि व्याकरण हमें शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण हमें शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करता है। शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करता है। शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करता है। तथा तीसरी बात कि व्याकरण हमें शुद्ध
प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण में 3 बातें सिखाता है। पहली बात होती है कि शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना, और शुद्ध लेखन का ज्ञान प्रदान करना, और तीसरी बात शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। तो इसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं मित्रों? इसको यदि परिभाषित करना हो तो परिभाषित करने में हम यह कह सकते हैं कि व्याकरण वह ग्रंथ है जो किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। यदि इसे परिभाषित करना हो तो हम कैसे कह सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं? इसकी परिभाषा देने के लिए हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि व्याकरण वह ग्रंथ है। व्याकरण वह ग्रंथ है। देखिए यहाँ पर परिभाषा में हो जाएगा कि व्याकरण वह ग्रंथ है। व्याकरण वह ग्रंथ है जो किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। यह हो गई हमारी परिभाषा कि व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। क्या होती है व्याकरण की परिभाषा? तो व्याकरण की परिभाषा के लिए हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह ग्रंथ है जो किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। इसके बाद हम थोड़ा सा यह जानेंगे कि व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से वामन देवता ने पूरी पृथ्वी को 3 पगों में माप दिया था, उसी तरह से हमारे व्याकरणाचार्यों ने हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांट करके अध्ययन कराते हैं। तो व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को कुल 3 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें से पहला है कि वर्ण विचार। दूसरा होता है शब्द विचार, और तीसरा होता है वाक्य विचार। तो व्याकरण को हमारे हिंदी के व्याकरणाचार्यों ने 3 भागों में बांटा है, जिसे कहते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यदि कहा जाए कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करना ही वर्ण विचार कहलाता है। यदि कह दिया जाए कि वर्ण विचार किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान ही वर्ण विचार कहलाता है। तो वर्ण विचार की परिभाषा क्या हो जाती है? तो वर्ण विचार की परिभाषा देने के लिए हम कहते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण की परिभाषा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड न किए जा सके, जिसके और टुकड़े न किए जा सकें। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मित्रों देखेंगे यहाँ पर वर्ण की परिभाषा में कि
वर्ण जो होता है उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। जैसे लिखना पड़े तो कह देंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं जिसके जिसके और टुकड़े न किए जा सकें, और खंड न किए जा सकें, न किए जा सकें, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे मित्रों कह दिया जाए कि पानी एक शब्द है और इस पानी शब्द की पानी शब्द को दो भागों में बांटा जा सकता है, पा धन नी में बांटा जा सकता है। जैसे पानी है, पानी एक शब्द है, पानी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पा धन नी में, पा धन नी में। अब इन दोनों वर्णों के हम टुकड़े करेंगे तो इसको चार भागों में बांट दिया जाता है। प धन आ मिलकर के पा हो जाता है, और न धन ई मिलकर के ई हो जाता है, नी हो जाता है। इस प्रकार से पानी के चार टुकड़े किए जा सकते हैं। और अब इसके बाद इसके टुकड़े और अधिक नहीं किए जा सकते, तो इन वर्णों को हम वर्ण कहा जाता है। इस वजह से यह पा धन आ धन न धन ई मिलकर के चार वर्ण हो जाते हैं। तो पानी शब्द के कुल कितने वर्ण? चार वर्ण हो जाते हैं। अब इसके बाद इसके अन्य टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यदि इसी पर कह दिया जाए, यह तो हो गया वर्ण, कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड न किए जा सकें। यदि कह दिया जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इन वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। इन वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। अब जो है कि प्रश्न जो पूछता है आप लोगों के पेपर में, टेट, सुपर टेट या आरओ एआरओ, पुलिस, एसएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इससे संबंधित, तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? प्रश्न को पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है। प्रश्न पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है, प्रश्न पूछता है, कहता है कि बताइए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम कहते हैं ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। यदि प्रश्न पूछ दे कि ऐसे प्रश्न पूछा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो हम उत्तर देते हैं ध्वनि। यदि कह दे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, सबसे छोटी लिखित इकाई, तो यह हो जाता है। पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, तो हम कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जो होती है वह वर्ण कहलाती है। यदि इसी में प्रश्न ऐसे कह दे, न मौखिक का नाम ले या न लिखित का नाम ले, कह दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, कह दे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई,
भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछते जहाँ पर न मौखिक पूछे न लिखित पूछे, ऐसे पूछ दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वहाँ पर हम वर्ण उत्तर देते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। यदि कह दिया जाए कि अर्थ के आधार पर, यदि एग्जामिनर पूछ ले प्रश्न को कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, कह दे कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब हम क्या करेंगे, तो करेंगे हम अर्थ के आधार पर। यदि प्रश्न पूछ दिया अर्थ, ऐसे पूछा कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हम कहते हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। इसका उत्तर होता है कि भाषा की, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होता है, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण का कोई अर्थ होता है, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। कोई लड़का कह दे कि वर्ण का अर्थ होता है क से कबूतर, है ना, क से कबूतर, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क से कबूतर नहीं होता है, सिर्फ उसको दर्शाया जाता है, कबूतर को क से दर्शाया जाता है, उसका अर्थ, क का अर्थ कबूतर नहीं होता है। तो पूछ दिया कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो हम कहेंगे शब्द होती है। यदि कह दिया जाए कि भाव या भावार्थ के आधार पर, तब क्या हो जाएगा, तब इसका उत्तर बदल जाएगा। भाव या भावार्थ के आधार पर कह दे कि भाव, भाव या भावार्थ, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाव या भावार्थ, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वाक्य होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है, वाक्य हो जाती है। यदि इसी में प्रश्न पूछ दे कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे। भाषा का सबसे बड़ा अंग यदि पूछ दिया, कह दिया कि बताइए कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग, तो भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछ दे तो भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। इस प्रकार से हमने अब तक देखा मित्रों, अब तक हमने देखा कि व्याकरण के बारे में, कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हमने बताया कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी बात को भली भांति समझना होता है। इसका शाब्दिक विच्छेद क्या होता है, व्याकरण जो है बी धन आ धन करण के योग से बना है, जो कि एक यण संधि का उदाहरण होता है, यण संधि का उदाहरण होता है। फिर हमने देखा कि व्याकरण क्या है, एक पुस्तक है, एक रचना है, एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, एक रचना है, एक ग्रंथ है। और व्याकरण हमें तीन बातों को सिखाता है, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध शुद्ध लेखन करना तथा शुद्ध शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा में हमने कहा कि व्याकरण वह ग्रंथ है जो किसी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि व्याकरण को कुल तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण की परिभाषा को परिभाषित करते हुए हमने देखा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और खंड न किए जा सके। जैसे पानी एक शब्द है,
पानी शब्द की दो ध्वनियां होती हैं। जब पानी को तोड़ा जाता है, दो ध्वनियां पा धन नी के योग से बना है। और जब हम पा और नी को तोड़ते हैं तो प धन आ और नौ धन ई, यानी कि 4 टुकड़े हो गए। अब इन 4 टुकड़ों के बाद इसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं, तो इन चारों टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? वर्ण की संज्ञा देते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, प्रश्न पूछता है ऐसे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? तो हम बेधड़क कहेंगे कि ध्वनि होती है। उसके बाद हमने देखा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो उसका लिखित इकाई जब दे देगा तो उसे हम वर्ण कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे वर्ण। यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई न मौखिक पूछे न लिखित पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो उसे हम वर्ण कहते हैं। इसके बाद प्रश्न ऐसे बनता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो शब्द होती है, क्योंकि वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। इसके बाद भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वाक्य होती है। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य कहलाती है। तथा भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछ दे कि भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वाक्य होता है। ठीक है मित्रों, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हिंदी।